हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो जैसा कि हमारी लेट्स प्रैक्टिस सीरीज चल रही है तो उसी में शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज असाइंड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन 2013। यानी कि 2013 में कौन सी लैंग्वेज को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। ऑप्शंस हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो आप इस क्वेश्चन को जो है पॉज करके, वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करना और इसका आंसर है मलयालम। यानी 2013 में मलयालम को क्लासिकल लैंग्वेज का जो है वो स्टेटस दे दिया गया था। अब क्लासिकल लैंग्वेजेस होती क्या हैं? तो क्लासिकल लैंग्वेजेस यूजुअली आर डेड लैंग्वेजेस, क्योंकि इनमें एक बहुत लंबा लिटरेचर जो है वो ऑलरेडी लिखा जा चुका होता है। उस लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कंसीडर करते हैं। और इसमें डेड लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इनमें स्कोप जो है चेंज का, मॉडिफिकेशन का स्कोप बहुत रेयर होता है। ये इतनी ज़्यादा जो है इंप्रूव हो चुकी होती है टाइम के साथ। जैसे हम लेटिन लैंग्वेज को भी डेड लैंग्वेज बोलते हैं या ग्रीक लैंग्वेज को। तो इंडिया में जो है वो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया में हैं। फर्स्ट है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अब मलयालम को 2013 में जो है स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया। तमिल को जो है फर्स्ट लैंग्वेज 2004 में, और जो है 2014 में जो है ओडिया लैंग्वेज को। तो 4 ये हो गई, ओडिया 5वीं और 6ठी जो है वो संस्कृत। तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं इंडिया में। फर्स्ट जो है 2004 में तमिल को दिया गया ये स्टेटस, 2014 में लास्ट जो है उड़िया को दिया गया, 2013 में मलयालम को। तो अब बचता है तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत। ये आपके लिए काम है कि ये जो तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत हैं इनको कौन से ईयर में जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, ये आप लिख के अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड की जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो वर्ल्ड में कंसीडर की जाती हैं। फर्स्ट है चाइनीज, स्पेलिंग देख लेना, चाइनीज। दूसरी जो है संस्कृत, अरेबिक, ग्रीक एंड फिफ्थ वन इज लेटिन। तो ये 5 वर्ल्ड लेवल पे लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज कंसीडर किया गया है। ये 6 लैंग्वेजेस जो है वो इंडिया में कंसीडर की गई हैं क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन एजुकेशन वाज। यानी कि आज़ादी के बाद जो है पहली कौन सी कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वुमेन एजुकेशन के लिए। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन, मुदालियर कमीशन, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, और फोर्थ वन इज द श्री प्रकाश का कमेटी। तो इसका आंसर होगा दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन में जब हम यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे एक नाम आया था CD देशमुख, जिसके बारे में हमने बात की थी कि वो ICS थे और 1943 में उनको RBI का गवर्नर बनाया गया था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो ब्रिटिश टाइम पे RBI के। तो ये जो दुर्गाबाई देशमुख हैं ये इनकी वाइफ थी, इनके हस्बैंड थे। और दूसरा जो है बहुत सारी कमेटीज़ बनी हैं वुमेन एजुकेशन पे, लेकिन हमें ये फर्स्ट कमेटी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है कमीशन, एक होता है कमेटी और एक वर्ड होता है काउंसिल। इन तीनों वर्ड्स में जो है हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। काउंसिल जो है वो यूजुअली इलेक्ट की जाती है। अब वो इलेक्ट जो है लोगों के द्वारा भी हो सकती है या जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स जो बनाए हैं उनके अंदर इलेक्शन होके भी हो सकती है। जैसे कि हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो CM के अंडर भी होती है और प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी वर्क करती है। तो इसलिए काउंसिल जो है वो इलेक्ट की जाती है, स्पेसिफिक टर्म होती है इसकी। जैसे यहाँ पे 5 साल यूजुअली होती है, तो एक टर्म और टाइम पीरियड होगा जिसमें ये काम करेगी। दूसरी जो है कमीशन, क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नमेंट वर्ड जो है वो हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे इलेक्शन कमीशन या और भी बहुत सारे कमीशन होते हैं जो कि किसी इलेक्शन कमीशन क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए एक बॉडी बना दी गई है।
तो इसलिए कमीशन जो है वो गवर्नमेंट जो है उस बॉडी को बनाती है, अपॉइंट करती है बेसिकली। फिर आता है लास्ट वर्ड कमेटी। कमेटी जो है वो एक कैटेगरी मान सकते हैं, सब कैटेगरी मान सकते हैं कि जो ओरिजिनल बॉडी होगी उसके अंडर जो है ये कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी को एक पर्टिकुलर जो है काम दिया जाएगा, उस काम के बाद जो है ये रिपोर्ट सबमिट करेगी एंड दैट्स इट। तो कमेटी जो है वो एक बिल्कुल लिमिटेड टाइम पीरियड बोल सकते हैं हम, लेकिन ना ये इलेक्ट होती। इलेक्शन जो है वो सिर्फ इलेक्ट काउंसिल में मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं, कमीशन में जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कमेटी जो है वो गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है और कोई पर्टिकुलर बॉडी भी अपॉइंट कर सकती है। जैसे मान लो कई बार होता है कि कहीं पे कोई घपला या घोटाला हो गया, वहां पे बोलते हैं कि कमेटी अपॉइंट की गई है ये जानने के लिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो उस कमेटी का काम होता है कि क्या हुआ था, उसका रीजंस जानना, उसके बाद जो है रिपोर्ट देना, दैट्स इट। तो वो रिपोर्ट तक जो है वो सीमित होती है कमेटी। तो इन तीनों में जो है डिफरेंस हमें पता होना चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, क्योंकि डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख जो है वो इस कमेटी की चेयरमैन थी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अथॉरिटीज आर टॉप ऑफ हायरार्की इन द केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के केस में अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन पेयर्स में से टॉप अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं हायरार्की वाइज। अगर हायरार्की पूछा है तो जब ऑप्शन दिए हो तो हम पहले ऑप्शन को कंसीडर करेंगे फर्स्ट और दूसरे को सेकंड, तो ये हायरार्की होगी कि आप सीरीज में जो है पावर के बेसिस पे जो हायरार्की बनी हुई है उसको बता रहे हो। इसके ऑप्शन हैं विजिटर एंड चांसलर, विजिटर एंड वाइस चांसलर, चांसलर एंड वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में आया था, उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन है, ये जो ऑर्डर और हायरार्की जो है वो बता रखी है। तो पहले जो होंगे वो विजिटर होते हैं, जैसे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके विजिटर कौन होंगे, प्रेसिडेंट, और जब जो प्रेसिडेंट हैं वो फिर फर्दर अपॉइंट करेंगे चांसलर को। तो सेकंड जो होगा वो चांसलर होगा, थर्ड जो होगा वो वाइस चांसलर होगा। तो इसका आंसर तो ये हो गया, जो फर्स्ट इन्होंने पेयर पूछा था टॉप का, तो फर्स्ट पे विजिटर, सेकंड पे चांसलर, थर्ड पे वाइस चांसलर एंड फोर्थ पे एक होता है प्रो वाइस चांसलर। तो हमें ये जो हायरार्की है ये याद होनी चाहिए कि विजिटर, चांसलर, वाइस चांसलर एंड प्रो वाइस चांसलर। उसके बाद डीन्स ऑफ स्कूल्स, रजिस्ट्रार और काफ़ी होते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो एक बार उसको रीडिंग ज़रूर लें, लेकिन ये टॉप जो 3-4 हैं ये हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया सिंस, यानी कि भारत में नेशनल एजुकेशन डे कब से मनाया जा रहा है, सिंस। ऑप्शंस हैं 2008, 9, 10 एंड 11। तो इसका आंसर होगा 2008। और नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है 2008 से। और 11 नवंबर को जो है वो किस वजह से, रीज़न क्या है उसके मनाने के पीछे, तो ये जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी सर अबुल कलाम आज़ाद जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है 2008 से। इसमें कोई हॉलीडे नहीं होती, लेकिन इसको स्कूल्स में सेलिब्रेट किया जाता है एजुकेशन मिनिस्टर के बर्थ को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शंस आर 24 दिसंबर, 25, 26 एंड 27 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 25 दिसंबर, क्योंकि गुड गवर्नेंस डे जो है वो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।